नमस्कार साथियों, परीक्षा वाटिका में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इकोनॉमी के नए नए टॉपिकों को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक बैंक होने वाला है। और बैंक के शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इसमें हम लोग बैंक के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि भारत में बैंकिंग की संरचना किस प्रकार है और किस तरह काम करती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जैसे आप लोग सुनते होंगे राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है, निजी बैंक क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, या फिर जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के बारे में बात करेंगे, नाबार्ड, सिडबी क्या है, एक्सिम बैंक, आईडीबीआई। और आगे बढ़ते हुए हम लोग अनुसूचित सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंक के बारे में भी जानेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्था क्या होता है, शहरी सहकारी बैंक क्या होता है, या फिर प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये सब क्या होते हैं और इससे जुड़े एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैंक क्या होता है। हमारा टॉपिक है बैंकिंग, लेकिन हम जानेंगे कि बैंक क्या है। तो बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो जमा स्वीकार करते हैं और साख सृजन करते हैं। बैंक का क्या है काम? जो जमा स्वीकार करना और साख का सृजन करना, ये बैंकिंग का कार्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि बैंक के मुख्य कार्य क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य कार्यों को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। बैंक के दो मुख्य कार्य होते हैं, पहला प्राथमिक कार्य, दूसरा गौण कार्य। कौन सा? गौण। ठीक है, प्राथमिक कार्य के अंतर्गत बैंक के दो मुख्य कार्य होते हैं। पहले हम प्राथमिक कार्य को देख लेते हैं कि प्राथमिक कार्य के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं। कर्सर थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है, प्राथमिक कार्य के अंतर्गत बैंक के दो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? पहला जमा स्वीकार करना, ठीक है। दूसरा साख सृजन करना, यानी जनता और सरकार को उधार देना। ठीक है, अब देखते हैं गौण कार्य के अंतर्गत बैंक के कार्य में क्या क्या शामिल हो सकते हैं। पहला, बैंक ग्राहकों को लॉकर की सुविधा देता है। ठीक है, बैंक वसीयत के न्यासी यानी ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। बैंक जो है विदेशी मुद्रा का विनिमय भी करता है। क्या करता है? विनिमय भी करता है। बैंक तृतीय पक्ष उत्पाद यानी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, जैसे बीमा, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, इन सब का विक्रय ग्राहकों का करके कमीशन भी अर्जित करने का कार्य बैंक करता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि बैंक डीमैट खाते के रूप में, डीमैट खाते के द्वारा अपने ग्राहकों को सहमति लेकर उनके लिए बाजार से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकता है बैंक, ये भी। ठीक है, किसमें? गौण कार्य के अंतर्गत। ठीक, अब देखते हैं बैंक का इतिहास भारत में किस प्रकार रहा है। ठीक है, भारत में बैंकों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बैंक इन इंडिया। ठीक है, भारत में सबसे पहले बैंक 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया गया। कब किया गया? 1770 में। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। किंतु कुछ समय बाद इसे बंद कर दिया गया। 1881 में सीमित देयता यानी लिमिटेड लायबिलिटी पर आधारित भारतीय और अंग्रेजों द्वारा संयुक्त रूप से अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। कब की गई स्थापना? 1881 में। सीमित देयता पर आधारित यानी लिमिट लायबिलिटी पर आधारित बैंक की स्थापना भारत और अंग्रेज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कौन सा बैंक? अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, भारत में पहला भारतीय जो बैंक था वो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, भारत का पहला, यानी कि भारतीय एकदम 100% स्वामित्व था इस पर। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक बना। 2020 में पंजाब नेशनल बैंक में ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूबीसी यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हुआ। बैंकों का विलय 2020 में किया गया था। इस प्रकार जो है पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन गया। आगे देखते हैं, वर्ष 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और
देना बैंक का विलय किया गया। इस विलय के पश्चात बैंक ऑफ बड़ौदा देश में सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक। 2020 में क्या हुआ, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ और यह देश का चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। ठीक। 2020 में ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ तथा यह देश का पांचवा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ये हो गया। कौन सा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई। आगे देखते हैं। 2020 में इलाहाबाद बैंक जो 1865 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया, उनका विलय इंडियन बैंक में हुआ तथा यह देश का छठवां सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक क्या है? एसबीआई। ये लोग आप देख लिए। अब इसमें क्रम के रूप में आप लोग सजा लेंगे कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। पहला एसबीआई, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा यूनियन बैंक। इस तरह से आप लोग देखते जाएंगे कि 5-6 बैंक जो है क्रम में ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि या तो आरोही क्रम में सजाएं बड़ा से छोटा की ओर, या फिर अवरोही क्रम। इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न। ठीक। आगे देखते हैं। सबसे बड़े बैंक एसबीआई के बारे में जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। 1806 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। 1840 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई और 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया। कौन सा? इंपीरियल बैंक। ये आप लोग ये जो है बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक आप इतिहास में भी पढ़ेंगे और 1921 के इंपीरियल बैंक तक आप लोग पढ़ेंगे इतिहास में भी। तो इन तीनों को विलय करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। कब? 1921 ईस्वी में। और 1 जुलाई 1955 में गोरेवाला समिति इनके सिफारिश पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। कब? 1 जुलाई 1955। कौन सी समिति? गोरेवाला समिति। 1956 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1956 में। सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका मुख्यालय मुंबई बना दिया गया। ठीक। और एसबीआई के पहले 8 सहयोगी बैंक थे। बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का विलय हो गया तथा विलय के बाद एसबीआई में 5 सहयोगी बैंक बचे। 8 थे, 3 का विलय हो गया। तो उसके बाद कितने बचे? 5 बचे। वो 5 कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक नज़र। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ठीक। अब देखते हैं। 1 अप्रैल 2017 में 5 सहयोगी बैंक का एसबीआई में विलय कर दिया गया। पहले कितना था? 8, फिर 3 का विलय हुआ और बचा 5। अब इसको ये पांचों का विलय करके एक ही बना दिया गया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही 1 अप्रैल 2017 में एक अन्य बैंक भारतीय महिला बैंक का विलय भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। ठीक है। टोटल 8 था, 8 से 5 हुआ। अगर पूरा मान लेते हैं 8 1 9 बैंक, महिला बैंक भी मिला लें तो 5 था, तो 5 1 6, जैसा भी आप लोग मान के आगे देख सकते हैं। अब देखते हैं भारतीय महिला बैंक के बारे में। भारतीय महिला बैंक, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2013 को की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली बनाया गया। चेयरमैन पहली थी उषा अनंत बनी थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 2013 को कर दिया गया। यह बैंक 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ स्टार्ट हुआ। कितना? 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इसे एसबीआई द्वारा दिया गया था। ठीक। इसलिए इसका विलय भी एसबीआई में हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही हुआ। इस बैंक में पुरुष और महिला दोनों ही अपना खाता खुलवा सकते हैं। आपको लगता होगा कि महिला बैंक है तो महिला ही खाता खुलवा सकती, नहीं, किंतु कम ब्याज पर लोन देने में यह बैंक महिलाओं को प्राथमिकता देता था। क्या चीज़? लोन देने में महिलाओं को प्राथमिकता। किस लिए? कम ब्याज पर लोन देने के लिए। और अब देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
इंदिरा गांधी सरकार में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसकी पृष्ठभूमि को जानते हुए आगे देखते हैं किस किस प्रकार से यह कारवां आगे चला। जब देश आज़ाद हुआ तब आज़ादी के बाद अधिकांश बैंक और वित्तीय संस्थान निजी क्षेत्र के नियंत्रण में थे और देश में केंद्रीय बैंक के रूप में 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आपको बताए थे आरबीआई टॉपिक जब पढ़ा रहे थे, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। किंतु आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1949 1 जनवरी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ तथा आरबीआई पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। इसी प्रकार 1956 में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। अभी देखे ऊपर हम लोग, ठीक। किंतु अब तक देश में अधिकांश बैंक निजी क्षेत्रों के स्वामित्व में था, जिनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना था, ओनली ऑन प्रॉफिट। इसलिए वे ग्रामीण बैंकों में अपनी शाखाएं नहीं खोलते थे, जिससे देश में ग्रामीण और दूर दराज के लोग जो रहते थे उनको बैंक का लाभ नहीं मिल पाता था। इसलिए 1969 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और इस प्रकार 1969 में देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रक्रिया शुरू हुआ। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अभिप्राय है कि बैंकों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो, जिससे लोक कल्याणकारी कार्यों में बैंकों का उपयोग किया जा सके और दूर दराज के गांव में बैंकों की शाखा स्थापित हो सके। समझ गए यहाँ तक? और ये इंदिरा गांधी सरकार उस समय उन्हीं की सरकार थी, 1969 में उन्हीं के समय राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंक का। और राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया किस किस प्रकार से सफल हुई उसको देखते हैं। सबसे पहले 19 जुलाई 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना। अब 5 ईयर्स प्लान जो है, 5 ईयर्स प्लान को एक बार देख लेंगे, नहीं तो हमारे YouTube चैनल पर 5 ईयर्स प्लान के बारे में एक वीडियो बनाया गया, आप लोग देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक। 1974 यानी 1969-74 के दौरान 50 करोड़ रुपए की संपत्ति के आधार पर 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी संपत्ति कितनी थी? 50 करोड़ रुपए, ठीक। और 1 अप्रैल 1980 में जब छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 5 ईयर्स प्लान जब शुरू हुआ था, उसके दौरान 200 करोड़ संपत्ति के आधार पर 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद 1994 में एक राष्ट्रीयकृत बैंक, कौन सा? न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय दूसरे बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, उसमें कर दिया कि कौन सा बैंक? न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में कर दिया गया। कब? 1994 में। फिर क्या हुआ? 1 नवंबर 2013 में भारतीय महिला बैंक की स्थापना और साथ में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कर दिया गया, बताया अभी आपको। और वर्ष 2020 में 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का आपस में विलय हुआ। विलय के कारण वर्तमान में देश में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 11 है। कितना टोटल राष्ट्रीयकृत बैंक संख्या? 11 है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संख्या 12 है। कैसे? 11 राष्ट्रीयकृत बैंक और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सार्वजनिक बैंक है, ठीक। अब देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इसको क्यों कहा जाता है। अब देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते क्या। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक होते हैं जिनमें सरकार का स्वामित्व 50% से अधिक हो, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक वैसे बैंक होते हैं जिनका पूर्ण नियंत्रण सरकार के पास हो। नियंत्रण हो सरकार के पास, लेकिन उसका स्वामित्व भी ना के बराबर हो, ठीक। आगे है कि भारत में बैंकों का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, इसको देखते हैं। भारत में आरबीआई सभी बैंकों का विनियामक माना जाता है और भारत में सभी बैंक, सहकारी बैंक को छोड़कर, सभी बैंक का मतलब यहाँ ये हुआ सहकारी बैंक को छोड़कर, आरबीआई अधिनियम 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 यानी बैंकिंग विनियमन अधिनियम द्वारा विनिर्मित होते हैं। जबकि सहकारी बैंकों का विनियमन जो होता है कैसे होता है? इन 3 आधारों पर किया जाता है। 3 आधार क्या क्या है देखते हैं, 1 मिनट।
आरबीआई अधिनियम 1934, दूसरा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और सहकारी बैंकिंग अधिनियम 1965। पहले 2020 से पहले जो था, बैंकों का विनियमन केवल आरबीआई अधिनियम 1934 और सहकारी बैंकिंग अधिनियम 1965। आरबीआई अधिनियम कब का? 1934 का। और सहकारी बैंक अधिनियम 1965 द्वारा होता था बैंकों का विनियमन, जो रेगुलेशन किया जाता था, इन आधार पर किया जाता था। इस कारण सहकारी बैंकों को सरफेसी कानून 2002, सरफेसी एक्ट 2002 का लाभ नहीं मिलता था, अर्थात वे इस कानून का प्रयोग नहीं कर सकते थे। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि सरफेसी कानून क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यह कानून बैंक को यह अधिकार देता है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक द्वारा दिए गए लोन को एनपीए करता है, यानी एनपीए घाटा होता है, इसको भी एक अच्छे से टॉपिक के रूप में कवर करेंगे। एनपीए यानी 1 लाख से ज़्यादा हो जिसका, तो यह कानून बैंक को यह अधिकार देता है कि वह बिना कोर्ट में जाए उस व्यक्ति या कंपनी के संपत्ति को जब्त कर सकता है। और सहकारी बैंकों को यह कानून का लाभ प्राप्त नहीं था। इससे वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सहकारी बैंक भी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए उन्हें भी सरफेसी कानून का लाभ मिलना चाहिए। सरफेसी कानून को समझ गए आप लोग? नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, क्योंकि बार बार बताएंगे तो वीडियो लंबा होने वाला होगा, जिससे आप ही लोग को प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और भारत में बैंकों का वर्गीकरण, इसको भी देखेंगे। भारत में बैंक का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। सभी बैंक, आपको आरबीआई टॉपिक जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसी क्रम में हम लोग आरबीआई, इनके अंतर्गत 2 भागों में बांटते हैं। पहला बैंक अनुसूचित बैंक, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल्ड बैंक, इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक और गैर वाणिज्यिक बैंक आते हैं। ठीक है। और वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं, इसको भी ज़रा देखते हैं। इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जो बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, ठीक, और निजी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट बैंक जो होते हैं, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विभेदित बैंक। विभेदित बैंक जो होता है, क्या क्या होता है? पहला भुगतान बैंक, दूसरा लघु वित्त बैंक और अगला है बैड बैंक। गैर वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आते हैं भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक। ठीक है। इसी क्रम में हम लोग आगे देखते चलेंगे कि सारे बैंक्स किस प्रकार से काम करते हैं और क्या होते हैं, बैंक के बारे में जानेंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि गैर अनुसूचित बैंक क्या होते हैं, यानी नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, इसको भी देखते चलेंगे। सबसे पहले भारत में विकास बैंक क्या है? डेवलप्ड बैंक इन इंडिया। देश की अर्थव्यवस्था के विकास में इन बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इन बैंक का मुख्य उद्देश्य कृषि, उद्योग तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराना है। 2021-22 के बजट में सरकार ने आधारभूत संरचना के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी विकास वित्तीय संस्थान की पहल की। किसकी? विकास वित्तीय संस्थान की पहल की, तथा सितंबर 2021 में 20,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति के साथ NBFID की स्थापना की गई। किसकी? NBFID की स्थापना की। अब ये NBFID क्या होता है, इसका पहले फुल फॉर्म जानते हैं। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। क्या? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसमें 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी सरकार द्वारा दी गई होती है और यह देश में आधारभूत संरचना के विकास और निर्माण में दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराएगा। ठीक। भारत में विकास बैंक आरबीआई, इसके अंतर्गत IFCI, IDBI, SIDBI, ICICI, NHB, एक्सिम बैंक, नाबार्ड इत्यादि आते हैं। अब इन सब के बारे में भी जानेंगे।
एक छोटा छोटा सा कुछ देखते चलते हैं टॉपिक। IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। इसकी स्थापना 1948 में, मुख्यालय इसका मुंबई है। इसका कार्य है कि औद्योगिक क्षेत्र में दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराना। किसका? IFCI। ठीक, अब देखते हैं IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना 1964 में की गई, मुख्यालय मुंबई। और इसके कार्य हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करता है। 2005 में IDBI बैंक के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया और वर्ष 2019 में सरकार ने IDBI बैंक के 51% स्वामित्व को LIC में बेच दिया। ठीक, आगे है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 1990 में की गई, मुख्यालय इसका लखनऊ बनाया गया। और इसके कार्य, यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। ये हो गया हमारा। देखते हैं ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ICICI बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय औद्योगिक साख निवेश निगम। इसकी स्थापना यानी ICICI की स्थापना 1955 में की गई और इसका मुख्यालय मुंबई बनाया गया। इसका कार्य था कि यह उद्योगों तथा आधारभूत संरचना के विकास में वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करता था। और 1994 में इसके सहायक के रूप में ICICI बैंक की स्थापना हुई, जिसमें बाद में स्वयं ICICI का विलय हो गया खुद में। और वर्तमान में ICICI बैंक देश का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। किसके आधार पर? मूल्य के आधार पर HDFC सबसे बड़ा बैंक है। मूल्य के आधार पर HDFC सबसे बड़ा बैंक है। अगला है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी राष्ट्रीय आवासीय बैंक। इसकी स्थापना 1988 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली बनाया गया। और इसके कार्य के रूप में यह था कि यह देश में केवल आवासीय क्षेत्र में पुनर्वित्त यानी रीफाइनेंस का कार्य करता है। पुनर्वित्त किस प्रकार? RBI जो है NHB को देता है बैंक, उसके बाद हाउसिंग लोन के रूप में यह कार्य करता है। 2019 से पहले राष्ट्रीय आवासीय बैंक का पुनर्स्वामित्व RBI के पास था, जबकि 2019 में सरकार ने इसका 100% स्वामित्व क्रय कर लिया और वर्तमान में राष्ट्रीय आवासीय बैंक में 100% स्वामित्व जो है सरकार के पास है। और RBI हर तिमाही में रेसिडेक्स सूचकांक जारी करता है। इस सूचकांक की गणना में राष्ट्रीय आवास बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको जब पढ़ा रहे थे कि जितने भी है उसका आधार वर्ष क्या है, तो रेसिडेक्स का आधार वर्ष आप कमेंट करेंगे रेसिडेक्स का आधार वर्ष क्या था। आप लोगों का ये होमवर्क के रूप में रहा। एक्जिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्जिम यानी आयात निर्यात बैंक। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई, मुख्यालय मुंबई बनाया गया। और कार्य के रूप में यह बैंक विशेषकर आयातों को और निर्यातकों को वित्त की सुविधा उपलब्ध कराता है। किसकी? वित्त की सुविधा उपलब्ध कराता है, इसका यही कार्य है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। कब? 12 जुलाई 1982। मुख्यालय मुंबई बनाया गया। कहाँ? मुख्यालय मुंबई को बनाया गया। अब नाबार्ड के कार्यों को जानते हैं थोड़ा गहराई में। नाबार्ड की स्थापना नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत, किसके? 1981 के तहत किया गया। और नाबार्ड की स्थापना किसके? शिवारमन समिति की सिफारिश पर की गई। शिवारमन समिति इसके सिफारिश पर की गई। और नाबार्ड की शुरुआती पूंजी 100 करोड़ रुपए थी। शुरुआती पूंजी 100 करोड़ रुपए की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 5000 करोड़ किया गया। और 2017 में संशोधन करके इसकी पूंजी को बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए कर दिया गया। और नाबार्ड की अधिकतम पूंजी नहीं है, क्योंकि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
नाबार्ड पर अब 100% स्वामित्व तो सरकार का है और पहले सरकार का स्वामित्व 99.6 यानी 99.6% था तथा 0.4% स्वामित्व आरबीआई का था। 2017 में संशोधन करके अब नाबार्ड पर पूर्ण स्वामित्व तो सरकार का है। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्वित्त संस्था की भूमिका निभाता है। किसकी? पुनर्वित्त संस्था की भूमिका नाबार्ड निभाता है और यह उन सभी बैंकों को वित्त उपलब्ध कराता है जो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए उद्योगों को ऋण देते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक जो होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिससे आरबीआई नाबार्ड के माध्यम से, नाबार्ड बैंक के माध्यम से लोन जो है कृषक और ग्रामीण विकास को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। यहाँ पे आरआरबी का मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड नहीं है, यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक है और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। यह बैंक कृषि क्षेत्र में कम ब्याज पर कृषकों को ऋण उपलब्ध कराता है। इसमें आरआरबी का स्वामित्व यानी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व किस प्रकार है देखते हैं। इसका स्वामित्व 50% केंद्र सरकार के पास है, जबकि 15% राज्य सरकार के पास और 35% स्वामित्व स्पॉन्सर्ड बैंक जो प्रायोजित बैंक है उनके पास होता है। फिर से देखते हैं, 50% केंद्र सरकार के पास, 15% राज्य सरकार के पास और 35% प्रायोजित यानी स्पॉन्सर्ड बैंक जो है उनके पास होता है। इसका प्रायोजित बैंक कोई भी वाणिज्यिक, सरकारी और निजी बैंक हो सकता है, कोई भी, चाहे वो वाणिज्यिक बैंक हो, सार्वजनिक बैंक हो या निजी क्षेत्र के बैंक हो, कोई भी इसका स्पॉन्सर्ड बैंक के रूप में हो सकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में एनपीए बढ़ने के कारण खुसरो समिति ने, कौन से खुसरो समिति ने यह सिफारिश दी कि यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय प्रायोजित बैंक में किया जाए। बाद में नरसिम्हन समिति ने इसका समर्थन किया और वर्तमान में सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विलय पर कार्य कर रहा है। जैसे ही कोई करंट न्यूज आता है हम आपको नए वीडियो के माध्यम से पूरे करंट के साथ आएंगे। देखते हैं लैंड बैंक स्कीम क्या होता है, यानी लीड बैंक स्कीम, अग्रणी बैंक योजना। नारीमन समिति के सिफारिश पर, कौन से? नारीमन समिति जो थे 1969 में सरकार द्वारा लीड स्कीम, जब चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उसकी शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक या निजी के क्षेत्र जो थे उनके वाणिज्यिक बैंक को एक जिले का अग्रणी यानी लीड बैंक घोषित किया जाता है और लीड बैंक उस जिले में यह प्रयास करता है कि दूर दराज के गांव में लोगों को आसानी से बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हो तथा बैंकों की शाखाएं दूर दराज के क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में स्थापित किया जा सके। इससे बैंक आसानी से कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए साख की सुविधा दे सकता है। इस प्रकार वित्तीय समावेशन में लीड बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लीड बैंक को समझ गए क्या होता है, कैसे काम करता है और किस प्रकार यह महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र उधारी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये 2013 आईएएस में एक इससे प्रश्न भी आया था, आप लोग क्वेश्चन बैंक में चेक कर लेंगे, नहीं तो हम जब कराएंगे उस प्रश्न को फिर देखेंगे, देखते चलेंगे साथ ही साथ। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आरबीआई देश की सभी बैंकों को, सभी बैंक मतलब ये हुआ कि विदेशी बैंक उनमें भी शामिल होंगे, जो उधार देते हैं उनको अपने कुल ऋण का 40% लोन कम ब्याज पर प्राथमिक क्षेत्र उधारी में देना होता है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र उधारी में शामिल होते हैं क्या क्या, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र उधारी में जो जो चीज़ें शामिल होती हैं, पहला, कृषि क्षेत्र में ऋण कितना, अनिवार्य रूप से 18% होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। शिक्षा ऋण, आवास ऋण, निर्यात ऋण और एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग ऋण, एमएसएमई। सामाजिक अवसंरचना के विकास के लिए जैसे स्कूल, अस्पताल निर्माण या फिर कोई भवन निर्माण, चौराहा। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
XYZ जितने भी हैं नवीकरणीय स्रोत के, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, या फिर जब ज्योग्राफी बताया जाएगा तब फिर बताया जाएगा नवीकरणीय स्रोत होते क्या हैं। आगे है हमारा NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या निगम। NBFC को प्रतिछाया यानी शैडो बैंकिंग कहा जाता है, क्योंकि ये बैंक की तरह जमा स्वीकार करते हैं और उधार देते हैं, किंतु बैंक नहीं होते हैं, क्योंकि ये बैंकों की तरह जमा स्वीकार नहीं करते, केवल सावधिक जमा ही स्वीकार करते हैं। ये बैंकों की तरह चेक या ड्राफ्ट जारी नहीं करते। ठीक। RBI अधिनियम 1934 की धारा 45(1)(a) NBFC से संबंधित है और NBFC का विनियामक RBI होता है। ये टॉपिक का एक इम्पोर्टेंट स्टार पॉइंट आप लोग लगा लेंगे कि RBI अधिनियम 1934 की धारा 45(a) NBFC से संबंधित है, ये समझ गए। और NBFC का विनियामक RBI होता है, NBFC का विनियामक RBI होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब NBFC क्या है? NBFC वह है जो भारत में पंजीकृत हो, कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के अंतर्गत पंजीकृत हो। ठीक। और जिसकी न्यूनतम पूंजी 2 करोड़ रुपए हो। कितना? 2 करोड़ रुपए न्यूनतम पूंजी, भारत में पंजीकृत हो और 2013 या 1956 अधिनियम के तहत। NBFC का मुख्य कार्य उधार देना होता है और NBFC ज़्यादातर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु पर उधार देता है। ठीक। जैसे मोबाइल, फ्रिज, टीवी, रेडियो, XYZ जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इन पर उधार देता है। NBFC द्वारा ATM को वाइट लेवल ATM कहा जाता है, जबकि बैंकों द्वारा स्थापित ATM को ब्राउन लेवल ATM कहा जाता है। NBFC द्वारा जो स्थापित होता है उसको क्या कहा जाता है? उस ATM को वाइट लेवल ATM, और बैंक द्वारा जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ब्राउन लेवल ATM। ठीक है, ब्राउन लेवल ATM। ओके। भारत में पहला वाइट लेवल ATM टाटा कम्युनिकेशन द्वारा इंडिकैश स्थापित हुआ। इंडिकैश ATM में आप तो देखते हो अभी, ये तो इसमें अब नॉर्मल बैंक के भी पैसे निकाले जाते हैं। NBFC और बैंक में क्या अंतर होता है इसको भी ज़रा देख लेते हैं, जानते चलते हैं। बैंक जमा और सावधि जमा दोनों स्वीकार करते हैं, जबकि NBFC केवल सावधिक जमा स्वीकार करते हैं, यानी FD। ठीक। बैंक क्या करता है? करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट सबसे जमा लेता है, जबकि NBFC सिर्फ FD स्वीकार करता है। बैंक चेक और ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं, जबकि NBFC नहीं कर सकता। ठीक। बैंक केवल सरकारी प्रतिभूति में निवेश करते हैं, जबकि NBFC सरकारी और निजी दोनों प्रतिभूति में निवेश कर सकते हैं। बैंक डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं, जबकि NBFC केवल क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। क्या? बैंक डेबिट क्रेडिट कार्ड दोनों जारी कर सकता है, और जबकि NBFC क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। NBFC शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जबकि बैंक ऐसा नहीं करते। बैंक क्या करते हैं? लोगों को लोन देकर पैसा कमाते हैं। NBFC शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करके पैसा कमाते हैं। सभी बैंक CRR और SLR रिजर्व रखते हैं। CRR आपको बताए थे, SLR भी बताए थे, कैश रिजर्व रेशियो। तो जबकि NBFC है CRR रिजर्व नहीं रखते हैं, केवल वे NBFC जो जमा स्वीकार करते हैं, कौन सा जमा? सावधिक जमा, वे अनिवार्य रूप से 15% SLR के रूप में रखते हैं। अब यहाँ देखते हैं बैंक में FDI की सीमा क्या होती है। कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है 20% सरकारी मार्ग के द्वारा, और निजी क्षेत्र के बैंक है वो जो है 74% सरकारी मार्ग के द्वारा, जबकि NBFC में FDI 100% का स्वचालित मार्ग से अनुमानित जो होता है उसकी अनुमति से होता है। और विभेदित बैंक के बारे में जानते हैं। विभेदित बैंक क्या है? डिफरेंशियल बैंक। विभेदित बैंक वे बैंक होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं। 2014 में देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नचिकेत मोड़ कमेटी का गठन किया गया, जिन्होंने देश में भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक की स्थापना की सलाह दी। इनके सलाह पर 2014 में भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक का लाइसेंस जारी किया गया, और इससे भारत में विभेदित बैंक
के रूप में जाना गया, क्योंकि इनकी स्थापना विशेष उद्देश्य के लिए की गई है। ठीक है। अब इसी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं भुगतान बैंक क्या होते हैं। पेमेंट बैंक देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नचिकेत मोड़ समिति की सिफारिश पर ही 2014 में आरबीआई ने भुगतान बैंक का लाइसेंस जारी किया। भुगतान बैंक की स्थापना के लिए न्यूनतम 100 करोड़ पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसमें 40% भाग अनिवार्य रूप से प्रायोजक यानी प्रोमोटर का होगा और अगले 5 वर्ष तक उसे यह 40% की सीमाएं बनाए रखना होगा। और भुगतान बैंक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तथा प्रवासी मजदूरों को धन प्रेषण में मदद करता है, यानी पैसा भेजने उजने में। भुगतान बैंक के लाइसेंस के लिए अनिवार्य है कि व्यक्ति कंपनी जो भुगतान बैंक की स्थापना के लिए आवेदन करेगा वो भारतीय हो और उसका पंजीकरण भारत में हो। आवेदन करे वो भारतीय हो, क्या हो, वो भारतीय हो, उसका पंजीकरण भारत में हो और उसे कम से कम 10 साल का बैंकिंग अनुभव हो। भुगतान बैंक केवल जमा स्वीकार करता है, उधार नहीं देता है। अतः भुगतान बैंक केवल डेबिट कार्ड जारी करता है, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता। और भुगतान बैंक किसी भी खाता धारक से 1 लाख रुपए से अधिक का जमा स्वीकार नहीं कर सकता। अन्य बैंकों की तरह भुगतान बैंक भी सीआरआर और एसएलआर रिजर्व रखता है। और भुगतान बैंक में एसएलआर की न्यूनतम सीमा 75% है, जबकि भुगतान बैंक अपने कुल जमा का 75% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है, जहां से वह ब्याज अर्जित करता है। साथ ही भुगतान बैंक म्यूचुअल फंड और बीमा का विक्रय करके कमीशन अर्जित करता है। समझ गए यहाँ तक। भारत में पहला भुगतान बैंक एयरटेल भुगतान बैंक है, जो जनवरी 2017 में स्थापित हुआ। कौन सा? एयरटेल भुगतान बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। और 2018 में सरकार ने सभी डाकघरों को भुगतान बैंक में परिवर्तित कर दिया, जिसे भारतीय डाक भुगतान बैंक कहा जाता है। और इस पर 100% स्वामित्व सरकार का है और देश भर में इसकी लगभग 1.5 लाख शाखाएं अभी हैं और बढ़ भी रही हैं। जैसे ही डाटा इसका चेंज होगा आपको बताएं। करंट के माध्यम से एक वीडियो भी लाएंगे पूरे इकोनॉमी का, उसमें सब देखेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है। क्या? स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है? लघु वित्त बैंक। 2014 में नचिकेत मोड़ समिति की सिफारिश पर आरबीआई द्वारा लघु वित्त बैंक का लाइसेंस जारी किया गया। और लघु वित्त बैंक के लिए न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, जिसमें 40% भाग प्रायोजक का यानी प्रोमोटर का होगा और किंतु अगले 10 वर्ष तक उसे कम करके 26% करना होगा। लघु वित्त बैंक का लाइसेंस एनबीएफसी को दिया जाता है। और लघु वित्त बैंक निस बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि निस बैंक के बारे में जानते हैं कि निस बैंक वे बैंक होते हैं जो उन व्यक्ति तथा क्षेत्रों को ऋण देते हैं जिन्हें वाणिज्यिक बैंक आसानी से ऋण नहीं दे पाते, जैसे सीमांत और लघु किसान को ऋण, ग्रामीण क्षेत्र में लघु व्यवसायी को ऋण, ग्रामीण क्षेत्र में नए उद्यमों के लिए युवाओं को ऋण और असंगठित क्षेत्रों को ऋण दिया जाता है। लघु वित्त बैंक जमा भी स्वीकार करता है और उधार भी देता है। यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लघु वित्त बैंक जमा भी स्वीकार करता है, उधार भी देता है, डेबिट कार्ड भी जारी करता है और क्रेडिट कार्ड भी। ठीक। किंतु लघु वित्त बैंक की स्थापना का उद्देश्य अधिकांशतः उधार ही देना था। निस बैंक के रूप में, कैसे? निस बैंक के रूप में उधार देना था। लघु वित्त बैंक को प्राथमिक क्षेत्र उधारी में कम से कम 75% ऋण देना होगा तथा अपने दिए गए ऋण का 50% कम से कम 25 लाख रुपए का मूल्य होगा। भारत में 2020 में आरबीआई ने यह निर्णय लिया कि देश के सभी शहरी सहकारी बैंक जिसकी न्यूनतम पूंजी 50 करोड़ हो था, उसका न्यूनतम जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% हो, ऐसे सभी सहकारी बैंक को लघु वित्त बैंक में बदला जाएगा। अभी तक शहरी सहकारी बैंक जो है
उसको बैंकिंग अधिनियम 1965 और राज्य के सभी सहकारी कानून, 2 कानून से विनियमन होता था, किंतु लघु वित्त बैंक के बनने के बाद वे केवल आरबीआई में विनियमित होंगे। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने देखे कि बैंकिंग किस प्रकार कार्य करता है, कौन कौन से बैंक होते हैं। अब एक शॉर्ट टर्म जानते हैं, बैंकिंग शब्दावलियाँ क्या क्या हैं जो बैंक में प्रयोग किए जाते हैं बैंक के रूप में। देखते हैं पहला, कोर बैंकिंग क्या होता है। व्हाट इज कोर बैंकिंग? कोर, CORE, कोर, C सेंट्रलाइज्ड, O ऑनलाइन, R रियल टाइम, E एक्सचेंज। कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत बैंक और उससे संबंधित सभी शाखाएं कोर बैंकिंग के तहत आपस में ऑनलाइन जुड़े होते हैं। ठीक, इस प्रकार उस बैंक का खाता धारक या ग्राहक जो है देश के किसी भी कोने में स्थित उस बैंक की शाखा से वित्तीय लेन देन कर सकता है। इसे ही बैंकिंग एनी टाइम एनीवेयर कहा जाता है। बैंकिंग एनी टाइम एनीवेयर। दूसरा देखते हैं, बैंकिंग साथी या बैंकिंग मित्र। IAS 2014 में इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बैंक दूर दराज के गाँव में शाखा स्थापित नहीं कर पाते हैं, ठीक, क्योंकि उनका परिचालन लागत अधिक होता है। अतः दूर दराज के गांव में बैंक अपनी सेवाएं देने के लिए बैंक मित्र या बैंक साथी नियुक्त करते हैं, जो उन दूर दराज गांव में जो शाखा रहित स्थान है, जहां शाखा एक भी नहीं है बैंक का, बैंकिंग सुविधाएं वहां उपलब्ध कराता है। जैसे खाता खोलना, जमा स्वीकार करना, धन निकासी करना, ड्राफ्ट बनाना और सरकार के सब्सिडी कार्यक्रम का लाभ देना। इस तरह के कार्य किए जाते हैं बैंक मित्र या बैंक साथी के द्वारा। अगला देखते हैं, कियोस्क बैंकिंग क्या होता है। KIOSK बैंकिंग। कियोस्क बैंकिंग दूर दराज के क्षेत्रों में बूथ या काउंटर के रूप में स्थापित किए जाते हैं, जहां बैंकिंग क्षेत्र के रूप में लेन देन संभव होता है, जैसे खाता खुलवाना, उधार देना, जमा लेना, धन निकासी करना। धन निकासी वहाँ पर होता है एक दिन में 10,000 रुपये तक भारत में किया जाता है। और भारत में पहला कियोस्क बैंकिंग 2006 में SBI द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? SBI द्वारा। आप लोग देखते होंगे, जब आप लोग आज से कुछ साल पहले जब अकाउंट खुलवाते थे SBI कार्ड के रूप में, जिस प्रकार आधार कार्ड रहता है अभी का, उस रूप में आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, इतना कार्ड बना के देता था, बोलता था कि यही आपका अकाउंट पासबुक है। ठीक, अब देखते हैं इकाई बैंक, यूनिट बैंकिंग। जहां बैंक का मुख्यालय और उसकी शाखा एक ही जगह स्थापित हो, इसे इकाई बैंकिंग कहते हैं। सिंपल, जहां बैंक का मुख्यालय और शाखा एक ही जगह स्थापित, उसे इकाई बैंकिंग कहते हैं। अगला है सामाजिक बैंकिंग क्या होता है। सोशल बैंकिंग। सामाजिक बैंकिंग का अर्थ है जहां हर वाणिज्यिक बैंक अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है, जैसे समाज के कमजोर वर्ग को लाभ देना। कैसे? कम ब्याज पर लाभ, ऋण देकर, और सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कमजोर वर्ग तक पहुंचाना। किस प्रकार? सब्सिडी के माध्यम से। और मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है कि मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत वे बैंक आते हैं जो बैंकिंग और सलाहकारी संस्था के संयोजन का कार्य करते हैं। वे बड़े निवेशकों को बाजार में शेयर या प्रतिभूतियों में निवेश करने का सलाह देते हैं। भारत में 1993 तक मर्चेंट बैंकिंग का नियामक RBI था, किंतु 1993 से मर्चेंट बैंकिंग को सेबी, यानी सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। क्या? मर्चेंट बैंकिंग सेबी के अधिकार क्षेत्र में कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, PSB। जिस बैंक में सरकार की शेयरधारिता 50% से अधिक हो, उसे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहा जाता है। भारत में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जिसमें देखते हैं पहला SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सबसे बड़ी समस्या उनके NPA की है। NPA एक घाटा होता है, एक टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। अभी बताना कोई विशेष है भी नहीं, और आधा अधूरा जानकारी भी बेकार ही होता है। उसके NPA होती है। NPA एक तरह से घाटा होता है कि जितना लोन दिए, लोन वसूली नहीं कर पाई बैंक, जिससे कि RBI को ही इसका भुगतान करना पड़ता है। RBI के साथ साथ देश के सरकार, गवर्नमेंट जो उस समय की, उसको भुगतान करना पड़ता है।
देश में बैंकों का कुल एनपीए का लगभग 88% केवल पीएसबी में है और एनपीए ने सार्वजनिक क्षेत्र के संपत्ति को कम कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सुधार के लिए 2014 में पीजे नायक समिति का गठन किया गया। इन्होंने पहली बार बैंकों के विलय का सुझाव दिया और वर्ष 2015 में बैंक पीएसबी के बैंक अधिकारियों और सरकार द्वारा पुणे जो है उसमें ज्ञान संगम सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पीएसबी के सुधार में बात कही गई। इसलिए सुधार के लिए मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया गया और भारत में सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष के नाम से ही 3 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष के नाम से 3 कार्यक्रम, पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सुधार, और दूसरा कृषि में सप्त क्रांति, तीसरा बच्चों का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष पीएसबी में 7 सूत्रीय सुधार माना जाता है। कौन सा? 7 सूत्रीय सुधार, जिसे A to G सुधार कहते हैं। A to G सुधार कहा जाता है। अब जानते हैं A to G, यहाँ पे देखते चलेंगे। जिसे A को फुल फॉर्म अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति होता है। अब पीएसबी में जो है उच्च पदों पर बाहर से योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट यानी बाहर से नियुक्त किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट का मतलब ये हुआ। बी का फुल फॉर्म जानते हैं, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। इसकी स्थापना 2015 में की गई। इसके पहले चेयरमैन विनोद राय थे, जबकि वर्तमान चेयरमैन भानु प्रताप शर्मा है। आप लोग करंट में एक बार चेक कर लेंगे इसके चेयरमैन कौन है, किसके? बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के चेयरमैन कौन है, कमेंट करेंगे आप लोग। और इस बोर्ड का मुख्य कार्य पीएसबी में उच्च पदों पर नियुक्ति करना है। क्या काम है इसका? बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो का पीएसबी में उच्च पदों पर नियुक्ति करना। सी कैपिटलाइजेशन यानी पूंजीकरण। सरकार समय समय पर पीएसबी को पूंजी प्रदान करती है जिससे उसकी संपत्ति में वृद्धि हो। इसे पुनर्पूंजीकरण कहा जाता है। और 2014 में सरकार बैंकों को पुनर्पूंजीकरण करने का कार्य कर रही है। 2014 से किस किस प्रकार की है देखते हैं। 2014 में 25 करोड़, 15 में 25 करोड़, 16 में 10,000 करोड़, 17 में 10,000 करोड़, 18 में 21 लाख करोड़। इस दोनों ईयर में कोई भी पूंजीकरण नहीं किया गया, पुनर्पूंजीकरण। 2021 में 20,000 करोड़ का पुनर्पूंजीकरण किया गया। ठीक। अब डी का फुल फॉर्म जानते हैं, डिस्ट्रेस, दबाव से मुक्ति। पीएसबी को सरकार दबाव से मुक्त किया जा सकता है, इसके लिए डी का फॉर्मूला यूज किया गया। ई एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। पीएसबी में बैंकों के विलय द्वारा पीएसबी को सशक्त बनाया जाए, इसके लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एफ यानी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। पीएसबी में उच्च पदों के लोगों को जवाबदेह बनाया जाए, इसके लिए एफ फार्मूला का यूज किया गया। और जी गवर्नेंस यानी सुशासन। पीएसबी में सुशासन के पद पर पारदर्शिता लाई जाए, यानी एफ यहाँ पर जी का संबंध जो बन पाए, इसलिए जी का इस्तेमाल गवर्नेंस सुशासन के रूप में किया गया है। 2016 में गुरुग्राम में ज्ञान संगम द्वितीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जो बड़े बैंक थे, उसके बड़े अधिकारी और सरकार ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय किया जाए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसका विलय किया जाए। और 2017 में सरकार ने एसबीआई और उसके 5 सहयोगी बैंक और महिला बैंक जो है एसबीआई में विलय कर दिया, जो आपको इस टॉपिक के शुरू करते ही बताए थे 2017 में। जबकि 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा को विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ और 2020 में 10 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक को आपस में विलय कर दिया गया। और वर्तमान में विलय के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सार्वजनिक बैंक की संख्या 12 है। ठीक है। पीएसबी का विलय का लाभ क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर बैंक का जो विलय हुआ उसका लाभ क्या हुआ? पृष्ठभूमि को जानते हुए आगे बढ़ेंगे कि देश में आज़ादी के बाद कई छोटे बैंकों की स्थापना की गई। इस प्रकार बैंकों की अत्यधिक संख्या होने के बावजूद देश का कोई भी बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना सका। किंतु विलय के बाद भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक का न केवल आकार बढ़ा बल्कि वैश्विक पहचान भी बनी। एसबीआई विश्व के शीर्ष 50 बैंक की सूची में शामिल हो गया। ठीक। और बैंकों के विलय से प्रत्येक बैंक में जमा धारकों की संख्या में
वृद्धि हुई है और इससे बैंक की साख सृजन क्षमता बढ़ी है। बैंक जो है उसका विलय का परिचालन लागत कम हुआ है और ग्राहकों तक उनकी पहुंच बढ़ी है, जिससे बैंक के लाभ में वृद्धि हुई है। बैंक के विलय के बाद अब वे अधिक से अधिक अनुसंधान और विकास पर खर्च करने लगे हैं, जिससे ग्राहकों को बैंकिंग संबंधित नई और अत्याधुनिक तकनीक का लाभ मिल सका है। अब बैंकिंग सेक्टर के सामने चुनौतियां क्या क्या रही हैं, इसको भी जान लेते हैं। बैंक के विलय से सबसे अधिक नुकसान ग्राहकों को होगा, विशेषकर उधार लेने वालों को। प्रत्येक अत्यधिक बैंक होने के कारण प्रतिस्पर्धा अधिक थी। बैंक अपने ग्राहकों को सस्ता ऋण देते थे, किंतु विलय के बाद बड़े बैंक ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे। दूसरा नुकसान क्या होगा, चुनौतियां क्या क्या हैं कि बैंकों के विलय का मुख्य उद्देश्य सरकार के अनुसार यह बैंकों के एनपीए को कम करेगा। जो बैंक लोन देती थी, लोन चुकाते नहीं थे लोग, तो बैंक का ये एनपीए होता था, घाटा हो जाता था। ठीक, एनपीए वाले जो अत्यधिक बैंक हैं उनको लाभ कमाने वाले बैंक से विलय किया जाएगा, जिससे बैंकों का एनपीए कम होगा। इससे बैंकियों का जो एनपीए कम नहीं होगा, क्योंकि बड़े बैंक का लाभ कम होगा, जिससे बड़े बैंक हतोत्साहित होंगे। और पूर्व आरबीआई गवर्नर का मानना है कि विलय पर एनपीए कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने देगा। यहाँ देखते हैं गैर वाणिज्यिक बैंक। गैर वाणिज्यिक बैंक नॉन कमर्शियल बैंक वे बैंक जो केवल लाभ के लिए कमाना नहीं चाहते हैं, बल्कि जैसे कि भूमि विकास और सहकारी बैंक इत्यादि के माध्यम से कमाना चाहते हैं। जैसे भूमि विकास बैंक जानते हैं क्या होता है, एलडीबी, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये देश का एकमात्र ऐसा बैंक है जो कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक ऋण देता है। दीर्घकालिक यानी 20 से 25 वर्षों के लिए। सहकारी बैंक क्या होते हैं, सहकारी बैंक गैर वाणिज्यिक बैंक होते हैं। गैर वाणिज्यिक बैंक होते हैं। भारत में सहकारी बैंक का विनियमन आरबीआई अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और सहकारी बैंकिंग अधिनियम 1965 द्वारा होता है। सहकारी बैंकिंग की अवधारणा सहकारिता पर आधारित होती है। सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर काम करना, जहां लोग स्वेच्छा से मिलकर सहकारी संगठन बनाते हैं और उसे राज्य के सहकारी कानून में पंजीकृत करते हैं। वर्ष 2021 में सरकार ने देश में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जिसके अंतर्गत सभी सहकारी संस्थाओं और सहकारी बैंकों को लाया गया। भारत में सहकारी बैंक के दो प्रकार होते हैं, पहला ग्रामीण सहकारी बैंक, दूसरा शहरी सहकारी बैंक। आईएएस के 2021-22 में एक प्रश्न पूछे गए हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक यानी आरसीबी, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। शहरी सहकारी बैंक यानी यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। देखते हैं ग्रामीण सहकारी बैंक के बारे में जानते हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक 3 स्तर पर होते हैं। पहला राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक, प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक जो है प्राथमिक सबसे निचले स्तर का सहकारी बैंक होता है। प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक सबसे निचले स्तर का बैंक होता है, जबकि राज्य सहकारी बैंक सबसे शीर्ष स्तर का संस्था होगा। और राज्य सहकारी बैंक को वित्त नाबार्ड के माध्यम से, नाबार्ड के बारे में हम लोग देख चुके हैं थोड़ी देर पहले, उसके माध्यम से आरबीआई से प्राप्त होगा। और प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक को वित्त जिला सहकारी बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक से प्राप्त होगा, जबकि डीसीसीबी को वित्त केवल ऋण एसबीआई से ही प्राप्त होगा, एससीबी से प्राप्त होगा। और डीसीसीबी का मुख्य काम पीएसी को वित्त उपलब्ध कराना है। किसको? पीएसी को वित्त उपलब्ध कराना है। भारत में सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में ऋण वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिया जाता है। कितना? 80 से 85% तक का, जबकि सहकारी बैंकों द्वारा 10 से 15% और मात्र 5% ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिया जाता है। देखते हैं शहरी सहकारी बैंक क्या होते हैं। वे सहकारी बैंक जो शहरों और अर्ध शहरों में स्थापित होते हैं। शहर जैसे कोई महानगर हुआ, ज़्यादा बड़ा शहर, और शहर जो उससे थोड़ा सा कम है, वहाँ की इसकी गुणवत्ता पर डिपेंड करती है।
और 1996 तक भारत में शहरी सहकारी बैंकों का मुख्य कार्य केवल गैर कृषि क्षेत्र में ऋण देना था और 1996 से ये गैर कृषि के साथ साथ व्यापारिक और व्यक्तिगत ऋण देना भी शुरू कर दिए हैं। साथ ही ये अपनी पूंजी जुटाने के लिए सेबी में पंजीकृत होकर बाजार में अपने शेयर जारी कर सकते हैं। और 1966 में सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत लाया गया और ये सहकारी बैंकिंग अधिनियम 1965, आरबीआई अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा विनियमित किए जाने लगे। और वर्ष 2021 में क्या हुआ कि आरबीआई ने निर्णय लिया कि अब सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षक केवल आरबीआई होगा और इस संबंध में सरकार द्वारा एक अध्यादेश भी पारित किया गया कि वर्तमान में शहरी सहकारी बैंक का विनियमन और पर्यवेक्षण केवल आरबीआई द्वारा किया जा सकता है। इसी क्रम में 2020 में आरबीआई ने यह निर्णय लिया कि वे सभी सहकारी बैंक जो शहरी सहकारी बैंक है उनकी न्यूनतम पूंजी 50 करोड़ रुपए हो उन्हें लघु वित्त बैंक में बदला जा सके। ठीक है, किसमें? लघु वित्त बैंक में उन्हें बदला जा सके। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये बैंकिंग जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है, लेकिन मेरे अनुमान से एक चीज़ आपसे बच गया कि आपके जहन में आ रहा होगा कि बैड बैंक के बारे में, कि बैड बैंक क्या होता है इसके बारे में भी बताया जाए। तो बैड बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़ती गैर निष्पादक परिसंपत्तियां जो एनपीए होती है उसके मुद्दों को समाधान के प्रयास में सरकार और आरबीआई एक बैड बैंक का निर्माण पर विचार कर रहे हैं। और यह बैड बैंक जो स्थापना एक पृथक संस्था के रूप में की जाएगी, एक अलग ही संस्था होगी और यह संस्था अन्य बैंकों से उनकी गैर निष्पादक परिसंपत्ति है उसका क्रय करेगी, जिससे नए उधार प्रदान करने के लिए बैंकों के बही खाते मुक्त किए जा सके और साथ ही यह बैंक उन मामलों के उचित निपटान की दिशा में भी कार्य कर पाएगा। और एक और देख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक बैंक, देसी बैंक के रूप में। ये भी कर लें तो बेहतर ही होगा, जब इतना हो गया तो ये भी छूटा नहीं रहना चाहिए। डोमेस्टिक बैंक जो होते हैं ऐसे बैंक जिनका अधिकांश यानी कि 50% से अधिक स्वामित्व एवं परिवर्धन जो उसका प्रबंधन है भारतीय नागरिक, किसके पास? भारतीय नागरिक के पास हो, ठीक, या उनकी प्रतिनिधि संस्था के पास हो, उसको देसी बैंक कहा जाता है। और देसी बैंक को जान लिया तो विदेशी बैंक, तो ऐसा बैंक जिनका अधिकांश स्वामित्व जो फॉरेन बैंक्स हैं एफबी यानी विदेशी बैंक, उनका स्वामित्व एवं परिवर्धन जो प्रबंधन होता है नियंत्रण विदेशी नागरिक या उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं के हक में उसे विदेशी बैंक कहा जाता है। 1955 में संसद द्वारा जो है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के माध्यम से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं पुनर्नाम करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जब की गई थी, इसका स्वामित्व रिजर्व बैंक को सौंपा गया था और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। आपको पीछे बताई थी, इसी से संबंधित विदेशी बैंक था जिसको हम बताना भूल गए थे। अब यहाँ पर हमारा इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। और ख़त्म होने से पहले आपको बता दें कि वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।